हूँ अर्पिता और आप भी मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं YAC। ये भी एक तरह का वेक्टर है। तो हम वेक्टर की सीरीज में पहले पढ़े थे प्लाज्मिड, फिर पढ़े थे बैक्टीरियोफेज, फिर पॉस्मिड, फिर BAC जिसको बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहा जाता है, फिर आज पढ़ने वाले हैं YAC। ये 4 वीडियोस जो ऑलरेडी इस चैनल पे है उसका आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। YAC क्या है? YAC एक तरह का क्लोनिंग वेक्टर है। अब इसमें खासियत क्या है कि अब तक जितने वेक्टर्स हम पढ़े हैं वो भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, पर खासियत ये है कि इसमें कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होता है और ये बना हुआ है ईस्ट से। ईस्ट जो ईस्ट से जब वेक्टर बनाते हैं तो ये इस तरह का वेक्टर बनाया गया है जिससे आप लार्ज वॉल्यूम या लार्ज लेंथ ऑफ डीएनए को आप इसमें इंसर्ट करा सकते हो। अब कितना लार्ज? लार्ज मिनिमम टू मिनिमम 500 केबी से 1 MB तक आप इसको डाल सकते हैं। तो कमेंट्स में बिल्कुल लिखिए क्या आपके ये टर्मिनोलॉजीज केबी एमबी ये क्लियर है या नहीं। अगर नहीं है तो बिल्कुल बताएं, तो मैं आपको शॉर्ट वीडियोस बना के आपको समझाने का कोशिश करूंगी। तो जो अब जीन ऑफ इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं वो है 500 केबी से 1 MB तक या इससे भी ज्यादा। तो इस इतना साइज होने के कारण बहुत अच्छे अच्छे जीन्स अब हम इस या YAC वेक्टर के थ्रू ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन जीनोम मैपिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स में। अब आते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में अगर देखें तो ये 1983 में फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ है। शायद तब तक हमने जन्म ही नहीं लिया है। तो 1983 में मुरे और सोटाक ने इसको डिस्कवर किया था, इसको डेवलप किया था और ये सक्सेसफुल होने के बाद ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा फायदा देने लगा। ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, मतलब इसको लैब में डिजाइन किया गया है। अब जब लैब में बनाया है तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स रखा गया है? सबसे पहला है टीलोमियर, फिर है सेंट्रोमियरिक रीजन और ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। देखिए ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस हर एक वेक्टर में इंपॉर्टेंट होता ही है, क्योंकि अगर वो खुद अपना रेप्लिकेशन कर सकता है तो वो अपने साथ जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके गया है उसके बहुत सारे क्लोन बना पाएगा। तो टीलोमियर, सेंट्रोमियर और ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है YAC के। होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन? क्योंकि ये ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, तो अगर आप इसको ईस्ट देंगे एज अ होस्ट ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिकली सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। आपको ईस्ट के भी बहुत सारे वेराइटीज पता होंगे। अगर नहीं पता है तो कमेंट में लिखिए कि नहीं पता है, पर अगर पता है सैक्रोमाइसिस डैश तो वो भी कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो सैक्रोमाइसिस में अगर आप इनोकुलेट करवा रहे हैं या इन्फेक्ट करवा रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से वहां मेंटेन रहता है। आगे बढ़ते हैं इंसर्ट साइज। प्लाज्मिड का इंसर्ट साइज देखिए 5 to 10 KB था, लैम्डा फेज का 15 to 20 था, कॉस्मिड का 35 से 45, BAC का 100 से 300। अब ये 300 के ऊपर 500 KB से 1 KB तक का कैपेसिटी रखता है। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होता होगा अगर 350 KB का है तो कौन लेगा? तो 350 का भी है तो भी याक ले सकता है। तो ये है इंसर्ट साइज, जिसके बेसिस पे आप देखेंगे कि ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में इंसर्ट साइज बहुत हाई है। बेसिक स्ट्रक्चर में जैसे मैंने बताया टीलोमेरिक रीजन होना चाहिए। ये क्रोमोसोम्स के एंड में प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्रोमोसोम के डिग्रेडेशन और उसकी लीनियर मेंटेनेंस को मेंटेन करता है। दूसरा आता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर प्रॉपर क्रोमोसोम सेग्रीगेशन को हेल्प करता है और ये इंश्योर करता है कि क्रोमोसोम्स
जो मेन क्रोमोसोम है या पेरेंट क्रोमोसोम्स है वो डॉटर क्रोमोसोम में सेल डिवीजन के वक्त सेग्रीगेट हो जाए या डिवाइड हो जाए। ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग यूनिट जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कैरी करता है, और ये बहुत जरूरी है ताकि वेक्टर के अंदर वो अपना रेप्लिकेशन कर सके। इसके साथ साथ सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स ये भी होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? क्योंकि इसी के थ्रू आप आइडेंटिफाई करोगे कि मेरा वेक्टर मॉडिफाइड ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट है या नहीं। अगर मैंने एक सेल में वेक्टर डाला है तो एड ऑन प्रॉपर्टीज आई तो वो ट्रांसफॉर्म्ड है, पर एड ऑन में भी हमको स्क्रीन करके ये पता करना है कि उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आया कि नहीं आया। देखो एक्सपेरिमेंट्स तो हम ऐसा करते हैं कि सब सही होगा, पर हर वक्त सब सही हो ऐसा नहीं होता है। बहुत बार गलत हो भी सकता है, या बहुत सारे सेल्स रेडी नहीं होते हैं आपके एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन को लेने के लिए, तो उन केसेस में जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच नहीं होता है। तो उस अटैचमेंट के होने या ना होने का आइडेंटिफिकेशन आप ये सिलेक्टेबल मार्कर जीन से कर सकते हो, जिसके एग्जाम्पल्स है URA3, TRP1 और LEU2। ये है एक डिजाइन जहाँ पे हम याक का देखते हैं। देखिए इसमें ARS है, ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, टीलोमियरिक रीजन्स है, हिस्टिडीन है, यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस के साइट्स है, बैम H1 के साइट्स आपको दिख रहे होंगे, रो 1 के साइट्स दिख रहे हैं, URA प्रेजेंट है, SUP4 प्रेजेंट है और सेंट्रोमियरिक रीजन प्रेजेंट है। तो जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे कैरी आउट किए कि ये स्ट्रक्चर में होने चाहिए, तो ये आपके इस डायग्राम में भी मार्क होना चाहिए। अब आते हैं स्टेप्स। पहला स्टेप है जीनोमिक डीएनए का आइसोलेशन, फिर उसको पार्शियली डाइजेस्ट करना ताकि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट निकल जाए, फिर याक को वेक्टर प्रिपेयर करना, फिर इन दोनों पार्ट्स को लाइगेट करना, फिर ईस्ट में ट्रांसफॉर्म कर देना। ट्रांसफॉर्मेशन एक एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू हम इस तरह से जीन ट्रांसफर करते हैं। फिर आते हैं सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट क्लोन। जो हमने सिलेक्टेबल मार्कर्स देखा था, उन सिलेक्टेबल मार्कर्स के प्रेजेंस में आप सिलेक्ट रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। मेन स्टेप्स इन लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन। पहला स्टेप्स है एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट डीएनए, फिर है पार्शियल डाइजेशन, पार्शियली डाइजेस्ट करना, फिर उन डाइजेस्टेड फ्रैगमेंट में से डीएनए को सिलेक्ट करना, फिर उसको लाइगेट करना, ट्रांसफॉर्म करना, सिलेक्ट करके स्टोरेज करना। देखो ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप आपको नियर अबाउट सेम दिख रहा होगा, पर यहाँ पे हम याक को यूज कर रहे हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर, और यहाँ पे हम बना रहे हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या होता है? जहाँ पे सारा चीज स्टोर रहता है। यहाँ पे हम क्लोनिंग कर रहे हैं, जो जीन डालेंगे उसकी बहुत सारी कॉपीज बनेंगे और यूज कर लेंगे, पर यहाँ पे हम लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट करके उसको स्टोर कर रहे हैं। तो इसीलिए लास्ट पॉइंट पे ध्यान दो, स्टोरेज ऑफ क्लोन्स। ये जो क्लोन्स बने हैं इसको हम प्रिजर्व कर देंगे फॉर लॉन्ग टर्म यूज। फिर मैकेनिज्म ऑफ याक का फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले याक का क्रोमोसोम जो है वो ईस्ट के न्यूक्लियस के अंदर जाता है, फिर उसके अंदर जो ARS सीक्वेंस है वो डीएनए को रेप्लिकेट कराता है, फिर सेंट्रोमियर्स जो है वो प्रॉपर क्रोमोसोमिक सेग्रीगेशन करता है, टीलोमियर उसके एंड्स को प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए ईस्ट जो है, ईस्ट के अंदर याक का रेप्लिकेशन, सेग्रीगेशन, सेल डिवीजन बहुत अच्छे से हो सकता है। एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज लार्ज इंसर्ट कैपेसिटी। हमने देखा कि 1 MB या 1 MB से ज्यादा भी इसमें कैरिंग कैपेसिटी होती है। यूजफुल फॉर जीनोम मैपिंग। आप जैसे जैसे फ्रैगमेंट्स को कट करते हो, ज्वाइन करते हो, तो इससे आप मैपिंग बना सकते हो। यूकैरियोटिक होस्ट ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि ईस्ट जो है वो यूकैरियोट है, तो यूकैरियोटिक होस्ट ऑर्गेनिज्म में स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म भी होगा, तो अगर आप यूकैरियोटिक डीएनए ले रहे हो तो वो भी आप इजीली इसमें ट्रांसफॉर्म करा सकते हो। कॉम्प्लेक्स डीएनए है जहाँ पे लार्ज रिपीटेटिव डीएनए है, उनका भी यहाँ पे क्लोनिंग हो सकता है क्योंकि इसकी साइज बहुत ज्यादा है, 1 MB तक की साइज वो इजीली कैरी कर सकता है। लिमिटेशन क्या?
हाई रिकॉम्बिनेशन रेट, ये बहुत मेजर ड्रॉबैक है इसका, कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन खुद ही हो सकता है। खुद ही अगर रिकॉम्बिनेशन कर ले तो नया नया मॉलिक्यूल बना लेगा, और नया मॉलिक्यूल बना लेगा तो आपने जो मेहनत करके एक्सपेरिमेंट किया था आपके हिसाब से करने के लिए, वो कभी कभार नहीं मिलता है। इसीलिए वो सिलेक्टेबल मार्कर्स है जो आपको हेल्प करेगा पता करने के लिए कि आप जैसा चाह रहे हो वैसा ही हुआ कि दूसरा ही कुछ हो गया। क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये मशीन्स नहीं है। मशीन में अगर आप 1+1 बोलोगे तो वह हर वक्त 2 ही करेगा, पर यहाँ पे 1+1 हर वक्त 2 नहीं होगा, क्योंकि ये लिविंग क्रिएचर्स है। स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, अगर हमको लॉन्ग टर्म रखना है 10 साल 20 साल, तो उसमें स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। सैंपल भी कहीं कहीं पे सब्सिडल हो जाते हैं और रिजल्ट्स नहीं देते हैं। और ये डिफिकल्ट हैंडलिंग है, क्योंकि ये आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इस ईस्ट को कैरी आउट कर सकते हो। एप्लीकेशंस में आप देखोगे तो जीनोमिक मैपिंग में यूज होता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्योंकि ये 1983 का टॉपिक है। तो 1983 के बाद ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया है, तो वहां सब में ये यूज हो सकता है। जीन आइसोलेशन में यूज होता है, आइडेंटिफिकेशन में यूज होता है, फंक्शंस पता करने में यूज होता है, और ट्रांसजेनिक रिसर्च करने में भी यूज होता है, जहाँ पे हम एक तरह से दूसरे अलग अलग वेराइटीज ऑफ जीन बना लेते हैं। उस तरह के ट्रांसजेनिक रिसर्च में भी ये काम आता है। अब अगर याक और बैक में डिफरेंस देखें तो ईस्ट होस्ट ऑर्गेनिज्म है वाईएसए के लिए, और बैक्टीरिया है बीएसई के लिए। कैरिंग इंसर्ट तो आप समझ चुके हो इतने देर में। स्टेबिलिटी जो है वो याक की कम है, बैक की ज्यादा है। रिकॉम्बिनेशन बैक में ज्यादा होता है, जो इसका मेजर ड्रॉबैक है। बैक्टीरिया में ये लो है, इसीलिए इस कैटेगरी में बैक को ज्यादा फॉलो किया जाता है। याक का जो हैंडलिंग है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, जबकि बीएससी काफी इजीली हैंडल हो सकता है। रोल ऑफ याक इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सबसे पहले ये लार्ज जीनोमिक फ्रैगमेंट्स को कैरी कर सकता है, इसीलिए यूज करते हैं। इससे फिजिकल मैप बना सकते हैं, इसीलिए यूज करते हैं, और जीन लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर क्योंकि बीएससी काफी स्टेबल है और उसमें लो रिकॉम्बिनेशन है, इसीलिए बीएससी ही ज्यादा फॉलो किया गया। हालांकि कहीं कहीं पे वाईएससी का जरूरत जरूर पड़ा, पर क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है और रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, इसीलिए वाईएससी के जगह बीएससी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में मैक्सिमम जगह पे यूज किया गया। मॉडर्न यूजेस में लार्ज डीएनए क्लोन को आप डीएनए के क्लोन्स बनाना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। फंक्शनल जीनोमिक्स, जीनोम स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इसमें आप इसको यूज कर सकते हो। तो फाइनली कंक्लूजन में हम ये देख सकते हैं कि जो वाईएसी है, इसका जो डीएनए फ्रैगमेंट कैरिंग कैपेसिटी है वो 1 MB तक है या उससे भी ज्यादा है। इसके 3 इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। क्योंकि ये लैब में बनाया गया है तो इसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आता है टीलोमियर्स, सेंट्रोमियर्स और एआरसी। ठीक है, इसकी हाई रिकॉम्बिनेशन स्टेबिलिटी होती है। जीनोम मैपिंग लार्ज डीएनए क्लोन्स में यूज किए जाते हैं, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अर्लियर फेजेस में जहां बहुत बड़े बड़े डीएनए को कैरी करना पड़ा, तब वाईएसी का यूज हुआ। होप सो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इस स्लाइड्स में जितना मैटर लिखा हुआ है ये आपके नोट्स के लिए सफिशिएंट है। आप इतना लिखेंगे, समझेंगे, अपने लैंग्वेज में लिखिए, और अब रेडी करिए अपने आप को कि इससे और अच्छा क्या हो सकता है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इस चैनल को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन दबाइए ताकि अपकमिंग वीडियो पहुंच सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।